तो भाई लोग, आज हमारी जर्नी टू डूम्सडे की और एक नया दिन है और आज हम उस मूवी पर हैं जहां से एमसीयू की एक्चुअल जर्नी स्टार्ट हुई थी, आयरन मैन 1। और आज जब हम आयरन मैन को दोबारा देखते हैं तो ये रियलाइज होता है कि मार्वल ने शायद उस वक्त खुद भी नहीं सोचा होगा कि ये मूवी आगे चलकर कितनी बड़ी जर्नी की शुरुआत बनने वाली है। प्लस जो कैरेक्टर आर्क हमें टोनी स्टार्क का देखने को मिला वो तो लाजवाब है, और ये वो मूवी थी जिसने आरडीजे को आरडीजे बनाया, वो आरडीजे जिसे हम आज डूम के रूप में देखने वाले हैं। पर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज एमसीयू जो कुछ भी है उसमें आरडीजे का बहुत बड़ा हाथ है। इन सब की शुरुआत होती है इस मूवी से, जहां मूवी की शुरुआत होती है टोनी स्टार्क से, एक बिलियनियर जीनियस और वेपन मैन्युफैक्चरर जिसके लिए बेसिकली टेक्नोलॉजी, मशीन, मनी, अपने लाइफ को अपने तरीके से जीना, यही सब कुछ उसकी अराउंड था। टोनी अपनी एक डील के लिए अफगानिस्तान जाता है जहां वो वेपन को डेमोन्स्ट्रेट करने के बाद वापस लौट रहा होता है एंड तब उसके कॉन्वे पर अटैक होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन लोगों ने टोनी पर अटैक किया उनके पास टोनी स्टार्क के ही बनाए हुए वेपन्स होते हैं। टोनी को किडनैप कर लिया जाता है एंड उसे एक केव में ले जाया जाता है एंड यहीं उसकी मुलाकात होती है येनसेन से। टोनी के चेस्ट में शार्पनर्स के पीस घुस चुके होते हैं जो धीरे धीरे उसके हार्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। येनसेन उसकी जान बचाने के लिए टोनी के चेस्ट के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देता है जो कि शार्पनर्स को हार्ट तक पहुंचने से रोक रही होती है। वहीं जिन लोगों ने टोनी को किडनैप किया था वो टोनी के वेपन्स को उससे बनाने के लिए कहते हैं, उसके मिसाइल को। टोनी समझ जाता है कि अगर वो मिसाइल बनाएगा तो उसकी टेक्नोलॉजी का यूज और डिस्ट्रक्शंस के लिए होगा, इसलिए टोनी कुछ और बनाता है, अपने लिए एक आर्क रिएक्टर एंड उसका पहला आर्मर। और यहीं हमें पहली बार आयरन मैन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली देखने को मिलता है, मार्क 1। ये सूट परफेक्ट नहीं होता है पर ये वो सूट है जिसने हमें आयरन मैन का फैन बना दिया। टोनी स्टार्क का अपना मार्क 1 बनाने वाला सीक्वेंस वो सीक्वेंस है जिसे मार्वल खुद भी रिक्रिएट नहीं कर पाता है। टोनी मार्क 1 की हेल्प से एस्केप कर जाता है लेकिन यहाँ पे येनसेन की डेथ हो जाती है एंड ओवरऑल ये सारा एक्ट टोनी के हार्ट पर काफी ज्यादा असर करता है एंड जैसे ही वो लौटता है वो अनाउंसमेंट करता है कि अब स्टार्क इंडस्ट्री वेपन्स मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। ना टोनी का ये डिसीजन कंपनी के लिए बहुत बड़ा शॉक होता है, पर सबसे बड़ा शॉक होता है हमारे मूवी के विलन ओबेडाया स्टेन के कैरेक्टर के लिए। ओबेडाया स्टेन टोनी के फादर के टाइम से ही स्टार्क फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं बिजनेस में एंड टोनी उन पर काफी ट्रस्ट करता है। वहीं टोनी एक तरफ अपना मार्क 2 बनाना चालू करता है एंड मार्क 3 बनाता है, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखने को मिलता है कि स्टेन जो है वही असल मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे। उन्होंने ही टोनी को किडनैप कराया था एंड नाउ वो अपने लिए एक सेम सूट बना रहे हैं, जो सूट मार्क 1 जो आयरन मैन ने बनाया था। ओबेडाया टोनी को खत्म करने की कोशिश करता है एंड उसके चेस्ट से आर्क रिएक्टर निकाल लेता है। टोनी ऑलमोस्ट मरने की कंडीशन में होता है लेकिन उसका पुराना आर्क रिएक्टर उसकी जान बचा लेती है। वहीं ओबेडाया टोनी की टेक्नोलॉजी को यूज करके खुद का एक मैसिव आर्मर डेवलप करता है, आयरन मॉन्गर। और यहीं मूवी का फाइनल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, एक तरफ टोनी स्टार्क एंड दूसरी तरफ ओबेडाया स्टेन, जो कि टोनी का ही टेक्नोलॉजी यूज करके उसके ही अगेंस्ट एक ज़्यादा पावरफुल मशीन बना चुका है। फाइनल बैटल हमें यहाँ काफ़ी एपिक दिखने को मिलता है, बट वहीं जब वो मार्क 2 का टेस्टिंग कर रहा था एंड तब उसे जो कमियां दिखी थी अपने सूट पे, उसी कमियां का यूज़ करके वो आयरन मॉन्गर को हरा देता है एंड मूवी इस तरह से एंड होती है। यहाँ पे हमें टोनी स्टार्क की जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन यहीं पर कंप्लीट होता हुआ दिखता है। वो जो टोनी का एक बिलियनियर प्लेबॉय वाला कैरेक्टर था उससे एक सुपर हीरो वाली जर्नी तक। एंड फिर आता है मूवी का एक आइकॉनिक एंडिंग। टोनी स्टार्क प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, उसकी टीम उसे काफ़ी प्रॉपर स्टोरी प्रिपेयर करके देती है कि हाँ आयरन मैन कौन था, क्या था, कैसे था, ये सब बतलाने के लिए। लेकिन टोनी सबके सामने वो प्रिपरेशन स्टेटमेंट नहीं बोलता एंड वो सिंपली बोलता है आई एम आयरन मैन। एंड ये थी एमसीयू की जर्नी की शुरुआत। अब ये मूवमेंट कितना बड़ा है इससे ऐसे समझो कि ये वो मूवी थी जिसने फाउंडेशन रखा कि सुपर हीरो की आइडेंटिटी हिडन नहीं रहेगी। जहां हम देखते हैं कि सुपरमैन जैसा कैरेक्टर, इतना पावरफुल कैरेक्टर, गॉड लाइक बीइंग, अपने आइडेंटिटी को हिडन रखता है एंड वो क्लार्क केंट एंड सुपरमैन वाला अलग अलग चीज़ों को रोल आउट करता है। पर यहीं पे एमसीयू ने एक अलग रास्ता चुना, उन्होंने अपने हीरो को बतला दिया कि हाँ हमारा हीरो कौन है। वहीं इसी मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पहली बार निक फ्यूरी दिखते हैं एंड टोनी से एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये सीन आज की डेट में हमें बहुत छोटा सा सीक्वेंस लग रहा होता है, पर उस वक्त के हिसाब से देखो तो ये कुछ बवाल ही रहा होगा, बिल्कुल डूम्सडे की तरह। क्योंकि उस वक्त ये एक सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं रहा होगा, ये बिल्कुल एक
पहचान रही होगी, एक स्टेटमेंट रही होगी कि हमें और भी आगे मूवीज़ देखने को मिलेंगी एंड कहीं न कहीं वो एक बिगर स्टोरी लाइन की तरफ बढ़ेगी। एंड आज अगर हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जर्नी कितनी आगे बढ़ गई है। 2008 से लेकर आज 2026 तक हमें यहाँ ये देखने को मिल रही है एंड आगे तो पूरा म्यूटेंट सागा ही हमारे देखने के लिए पड़ा हुआ है दोस्तों। तो आगे पता नहीं कितने सालों तक और हम ये देखते रहेंगे एंड एंजॉय करते रहेंगे एंड शायद ये रीज़न भी है जो आयरन मैन 1 मेरे लिए बहुत फेवरेट मूवी है। तो भाई लोग, ये थी हमारी जर्नी टू डूम्सडे की एक्चुअल शुरुआत।